हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्बल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश से किशोरों को किया किडनैप, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा पीएम की चुप्पी ही उनका बयान। चुनावी खर्च के लिए नए नियम, फूल माला तक के लिए खर्च सीमा तय, उम्मीदवारों पर रहेगी उड़नदस्ते की पैनी नजर। देश में कोरोना का कहर जारी, कोरोना ने तोड़ा 8 महीने का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा केस। बिहार एनडीए में घमासान जारी, मुकेश साहनी का बीजेपी पर पलटवार, मुकेश साहनी ने कहा बाहर चले जाओ। विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग अलग मदों में खर्च की जाने वाली रकम को सीमा तय कर दी है। समय, स्थान और स्थिति के मुताबिक हर चुनाव में ये दर सूची जारी होती है। आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये सूची जारी करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जारी चार्ट के मुताबिक ही उम्मीदवार चुनाव में आने वाले खर्च का ब्यौरा देगा। फिलहाल तो आयोग ने उन सेवाओं और वस्तुओं के लिए दर चार्ट जारी किया है जिन पर एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है। चार्ट के मुताबिक एक उम्मीदवार 4 पूरी सब्जी और एक मिठाई के लिए 37 रुपए प्रति प्लेट और एक समोसा और एक कप चाय के लिए 6 रुपए तक खर्च कर सकता है। इसी तरह फूलों की माला के लिए भी दर तय की गई है। कोई भी उम्मीदवार प्रचार और छोटी मोटी सभा के दौरान 16 रुपए प्रति मीटर की दर तक फूलों की माला खरीद सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता जिन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं वो भी चुनाव खर्च में आता है। इस खर्च का आंकलन करने के लिए वाहनों के रेट प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिए गए हैं। चीन में अरुणाचल प्रदेश के एक 17 वर्षीय लड़के का अपहरण कर लिया गया है। राज्य के एक सांसद तापेर गांव ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। वहीं कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि वह अगवा हुए किशोर के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया था। हम विराट तरीन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता भारत की चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमेशा से ही हमलावर रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर लगभग 20 महीने से तनाव बना हुआ है। बिहार एनडीए में घमासान जारी है। गठबंधन में शामिल चारों दल एक दूसरे पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमलावर है। इस कड़ी में गठबंधन घटक दल वीआईपी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश साहनी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बार बार वीआईपी की भूमिका पर सवाल उठा रही बीजेपी को उन्होंने कहा, मेरे समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही, आपको अगर बाहर होना है तो बाहर चले जाओ। उन्होंने कहा 2020 में 4 पार्टियों के सहयोग से सरकार बनी थी। सरकार में चारों पार्टियों का सम्मान बराबर है। जितनी 74 विधायकों वाली पार्टी की सरकार में भूमिका है उतनी ही 4 विधायकों वाली पार्टी की भी है। अगर 4 विधायक वाली पार्टी नहीं रहेगी तो क्या वे सरकार में रहेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और रहा कि हम लालू जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचार पे चलने वाले लोग हैं। उनका विचार है गरीब लोगों को न्याय हो, उनके रोटी कपड़ा मकान उनको मिलना चाहिए। वही हमारा भी सोच है कि गरीब चाहे जिस जाति के हो उसको सरकार का खजाना पे पहला अधिकार उनका होना चाहिए। तो हम ये विचार पे जीने वाले लोग हैं और लालू जी के सुपुत्र हैं। हमने उनके साथ काम भी किया, वो बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है। तो ये हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा। कल भी मेरा छोटा भाई था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। रहा राजनीति, वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। जिस रोज हम दोनों का विचार मिल जाएगा उस रोज राजनीति भी साथ में हो सकता है। कोई नया बात नहीं है। बात राजनीति में तो वही है, विचार की लड़ाई। भाई बिहार के जनता के लिए काम करना है। 12 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सबके लिए सब मिल के काम करें। तेजस्वी जी का मन है कि हम अकेले मुख्यमंत्री बने और हम अकेले काम करें, तो अकेले उससे काम होना नहीं है। तो यही हमारे उनसे दूरियां हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए आकर समर्थन मांगेंगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जिसके लिए आकर वोट मांगेंगी उनकी हार निश्चित है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश जाने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा वह मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि सनातनी के खिलाफ है। ममता बनर्जी जिस भी पार्टी से प्रचार करेंगी वह हारेगी। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की हिंदी भी कोई नहीं समझेगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में एनडीए अपने सहयोगी अपने दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर राज्य की 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा ने अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी साथ मिलकर राज्य की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद सीटों के तालमेल पर फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास में एक नई छलांग लगाई है और प्रदेश के विकास को तेज गति दी है। 22 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा काफी मेहनत कर रही हैं। बता दें कि प्रियंका समाज के सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। राज्य में प्रियंका गांधी महिलाओं और किसानों को मुद्दों को लेकर काफी मुखर रही हैं। लिहाजा अब कांग्रेस ने यूपी चुनाव में किसानों से एक बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह किसानों से गोबर खरीदेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये योजना लागू की है और इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के चलते लाल किले को 22 से 26 जनवरी तक 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान आम लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार गणतंत्र दिवस पर किले और आसपास के इलाकों में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा और हाल में पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ज्यादा सतर्कता बरतेगी। सरकार के फैसले के मुताबिक इस बार से गणतंत्र दिवस समारोह स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। राजस्थान की गहलोत सरकार का विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसे राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्रा विधानसभा बजट सत्र आहूत करने की आज्ञा जारी करेंगे। कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्री एग्रो बोर्ड सहित करीब आधा दर्जन प्रस्तावों को भी अप्रूवल दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार राज्य में पहली बार अलग कृषि बजट पेश होगा, जिसके लिए कृषि और वित्त विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने की तैयारियों के रूप में कृषि बजट को लेकर चल रही है। किसानों के कृषि बजट में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। राजस्थान के दौसा के रामगढ़ में एक किसान ने सरकार की तरफ से किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के चलते बैंक केसीसी नहीं चुकाई, जिसकी कीमत उसे जमीन नीलाम कराकर चुकानी पड़ी। रामगढ़ पचवारा की जामुन वाली डांडी के किसान काजोड़ मीना की 15 बीघा जमीन 46,51,000 में नीलाम की गई है। बता दें कि तहसीलदार ऑफिस में मंगलवार को 4 बोलीदाताओं ने जमीन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया।
उधर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित किसान परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे। किरोड़ी बाद में उन्हें जिला कलेक्टर के पास लेकर गए। वहीं जमीन नीलाम होने के मामले को तूल पकड़ता देख क्षेत्रीय विधायक और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश पर रामगढ़ पचवारा उपखंड अधिकारी मिथिलेश मीणा ने नीलामी निरस्त कर दे दी गई है। आपको बता दें कि जमीन नीलामी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, जिला दौसा राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम होने पर आज किसान परिवारों से मिलने दौसा जा रहे हैं। आगे की रणनीति वही तय करेंगे। एयर इंडिया समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों ने 5वीं विवाद की लेकर अमेरिकी जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इस्तेमाल किए जा रहे विमानों को बदल दिया गया है। नई 5G मोबाइल और फोन सेवा विमान प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकती है और इसी चिंता को लेकर एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयरलाइंस के इस फैसले के बाद DGCA हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि एयरलाइंस ने कहा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाला विमान बोइंग 777 विशेष रूप से नई तीव्र गति वाली वायरलेस सेवा में प्रभावित है। ये स्पष्ट नहीं है कि उड़ानों को रद्द किए जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा। कई एयरलाइन कंपनियों ने कहा कि वे अपनी सेवा को बनाए रखने के लिए केवल विभिन्न विमानों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि लुधियाना के DMC अस्पताल के कोरोना वार्ड 260 में भर्ती किया गया है। उन्हें 2 दिन पहले बादल को बुखार, खांसी और जुकाम था। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें लुधियाना लाया गया। DMC में रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका RT-PCR टेस्ट किया गया और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट के अलावा उनके अन्य आवश्यक टेस्ट भी लिए गए हैं। 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल दोपहर बाद DMC पहुंचे और डॉक्टर विश्व मोहन की देखरेख में टेस्ट हुए। डॉक्टर विश्व मोहन ने कहा, हम उनके जनरल टेस्ट भी करा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि बादल लंबी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वे रोजाना लोगों से मिल रहे हैं। सोमवार को उन्हें पीठ में दर्द हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपने दौरे रद्द कर दिए थे और अपने घर में ही आराम कर रहे थे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,17,532 नए केस सामने आए और 491 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 16.41% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 19,24,051 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,87,693 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,23,990 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,58,07,029 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 13,398 नए मामले सामने आए। इस दौरान संक्रमण से 12 मरीजों की मौत भी हुई। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम तक राज्य में कोरोना से 13,398 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। नए मामलों में राजधानी जयपुर में 3,310, अलवर में 1,244, जोधपुर में 1,212, उदयपुर में 876, अजमेर में 587, चित्तौड़गढ़ में 568, कोटा में 429, सीकर में 382, पाली में 380 संक्रमित शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को राज्य में 8,213 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं राज्य में इस समय कोरोना के 74,561 मरीज का इलाज चल रहा है। विभाग के मुताबिक संक्रमण से और 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जयपुर में 3, बीकानेर, जोधपुर में 2, अलवर, अजमेर, दौसा, कोटा, सीकर में 1 व्यक्ति की मौत शामिल है। राज्य में इस घातक संक्रमण से अब तक कुल 9,031 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में 2 सावादार साधुओं की हत्या के मामले में फैसला आ गया है। हत्या करने वाले आरोपी मुरारी उर्फ राजू को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ADJ ज्ञान प्रकाश तिवारी ने फैसला सुनाया। बता दें कि 4 अप्रैल 2020 को अनूप शहर के पगौना गांव में 2 सेवादार साधुओं की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले आरोपी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी।
ये मामला वर्ष 2020 का था। जो घटना का दिनांक था वो 28/4/2020। ये सुबह की घटना थी। एक अनुपशहर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है पगौना। पगौना में दो महात्माओं की हत्या की गई थी। हत्या करने वाला भी उसी गांव का था, मुरारी उर्फ राजू, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने उसको दोषित करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में युवाओं को भी अब धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को लेकर कांग्रेस के समर्थन में उतरे आईएनसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान से अयोध्या के संतों में नाराजगी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मुस्लिम युवा चुनाव को अगर अपने हाथों में ले लिया तो हिंदुओं को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। वहीं महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सबके साथ, वहीं तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस दास ने इस विवादित बयान पर दुख व्यक्त करते हुए मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लगाया है कि अभी कुछ दिन पहले हिंदुओं को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। मौलाना हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ना चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको मिला है। मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है कि किस तरह से जो दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। ऐसे एक तरफ तो बताती है कि हम हिमायती हैं और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि अभी कुछ दिन ही पहले, अभी बहुत दिन भी नहीं हुआ होगा, और कुछ दिन पहले रजा साहब ने इतना हिंदुत्व के प्रति और हिंदू विचारधारा और सनातन के प्रति इतना विवादित बयान दिया था, और आज उसको उसने अपनी सदस्यता शामिल कर ली और उसको उत्तर प्रदेश में सरकार में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार है, सीट भी देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ गया है। और जिस तरह से हिंदुत्व के साथ और हिंदुत्व विचारधारा के साथ उसने दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रही है कांग्रेस, ये किसी से छुपा नहीं है, कोई आज का काम नहीं है। कांग्रेस सदैव हिंदुत्व विचारधारा से सदैव विमुख रही है। बेहद दुखद है कि मौलाना तौकीर रजा, जो अभी कुछ ही दिन पहले भड़काऊ भाषण दे रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे, और उनको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से वो है एक आतंकवादी संगठन बन चुकी है। देश विरोधियों को ही जो है वो जोड़ रही है। ये दुखद है, ये कांग्रेस के लिए भी महंगा पड़ेगा। ऐसे ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। शेयर बाजार में आज भी सुस्ती देखी जा रही है। इसके सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स थोड़ी नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार की वीकली एक्सपायरी आज है और सेंसेक्स करीब 150 अंक की गिरावट शुरुआत में ही देखा जा चुका है। आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है और सेंसेक्स 60,000 से नीचे फिसल गया है। सेंसेक्स 151.88 अंक यानी 0.25% की गिरावट के साथ 59,946 पर खुला है। निफ्टी में 17 अंकों की गिरावट के साथ कारोबारी की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि 17,921 के लेवल पर खुला है। आज निफ्टी के शेयर में बराबर तेजी और गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी के 50 में से 25 शेयर तेजी के साथ, 25 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में 34 अंकों की हल्की उछाल के बाद 34,075 पर ट्रेंड देखा जा रहा है। आपको बता दें कि निफ्टी मिड गैप 50 में 8,680 के लेवल पर कारोबार चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम में आए बदलाव के चलते गुरुवार को मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। सुबह से देहरादून सहित अन्य इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की आहट का असर है। शुक्रवार सुबह से ही पश्चिमी विक्षोभ मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। बता दें कि अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में बारिश के साथ ही 25 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने पर पूरी संभावना जताई जा रही है। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं तेज गरजना के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अफगानिस्तान का अपना सुनियोजित दौरा रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ सुनियोजित प्रदर्शन किए जाने थे, जिसके मद्देनजर एनएसए ने अफगानिस्तान न जाने का फैसला किया। पाकिस्तान के एनएसए 18 जनवरी को एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ अफगानिस्तान जाने वाले थे। उनका ये दौरा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से सीमा विवाद पर बात करने और युद्धग्रस्त देश की जरूरतों का जायजा लेने के लिए निर्धारित किया गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की डुरंड रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगाई जा रही बाड़ को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है। हालांकि एनएसए यूसुफ ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा को रद्द कर दिया है। आज के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।